समय पहले की बात है। किसी गांव में 17 साल की अनन्या अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत समय पहले अनन्या के पिता कुछ बड़ा करने की सोच लेकर शहर गए थे। शहर जाने की 1 महीने बाद से ही उनकी खबर आना बंद हो गई। तब से अनन्या अपनी माँ के साथ ही रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। अनन्या की माँ सुनीता लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिलती थी, लेकिन सुनीता की इस कला की कीमत बहुत कम थी। इस काम से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे अनन्या और उसकी माँ केवल अपना ही पेट भर पाती थी। माँ, सभी बच्चों की तरह मुझे भी ट्यूशन जाना है। प्रियंका और सीमा भी ट्यूशन जाती है ना, मुझे भी जाना है। लेकिन बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी ट्यूशन की फीस भर सकूं। जितना पैसा आता है वो खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी पैसा इधर उधर खर्च किया तो हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ। सुनीता चाहकर भी अनन्या के भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा अनन्या के भविष्य के लिए 2 पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, 1 हफ्ते बाद प्रिय राजकुमार 18 साल के होने वाले हैं, जिस खुशी में महाराज ने सभी गांव वालों को जश्न में आमंत्रित किया है। ठीक 8 बजे सभी को जश्न में शामिल होना है। ये सुनते ही सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। मेरी माँ मेरे लिए नया कोट पैंट लेकर आई है, मैं तो वही पहन कर आऊँगा। और तुम क्या पहनोगी रजनी? मैं तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि रोजाना जो फटे हुए कपड़ों को सिल कर पहनती है वो क्या पहनेगी। रजनी, क्या तुम अनन्या की बात कर रही हो? हाँ, वही तो है हमारी राजकुमारी जो रोजाना अतरंगी ड्रेसेस पहनती है। तुम सब चुप रहो, मैं भी अपनी माँ का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहनूंगी। और रियली, क्या सच में? हम भी तो जरा देखें तुम्हारी माँ का बनाया हुआ लहंगा। इसके बाद अनन्या अपने घर वापस चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। माँ, क्या आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, टोनी जादूगर ने मुझे अपनी बिल्ली के कपड़े सिलने के लिए बुलाया है, तो बस मैं वही जा रही हूँ। नहीं माँ, आप वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत बुरे जादूगर हैं। टोनी जादूगर बहुत अच्छे हैं बेटी, गांव वाले बस अफवाह फैलाते हैं कि वो जादूगर बहुत बुरे हैं। वो भी तो हमारी तरह है ना, बल्कि हमसे भी कई ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें जादू आता है। लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो बेटी? क्या हुआ, कोई बात है क्या? माँ, क्या आप मेरे लिए एक नया लहंगा ला दोगी? क्योंकि 1 हफ्ते बाद राजमहल में जश्न है और मेरे पास अच्छे कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, अपनी बेटी को यूँ उदास देखकर सुनीता उसका मन रखने के लिए कहती है, हाँ बेटी, मैं ला दूंगी। अब मैं जाऊँ? जाने में देरी हो रही है। अनन्या ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके पास सुनीता टोनी जादूगर के घर पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो जादूगर की बिल्ली का नाप लेने लगती है और उसके नाप का पता लगाकर वो उसे डायरी में लिख लेती है। ठीक है जादूगर जी, मैंने तुम्हारी बिल्ली का नाप ले लिया है, अब मैं चलती हूँ। सुनीता बहन, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि मेरे डर से गांव वाले मेरे आसपास भी नहीं भटकते और तुम केवल मेरी बिल्ली का ख्याल करते हुए मेरे घर पर आ गई। कोई बात नहीं जादूगर जी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बताओ मुझे। मेरी बेटी को एक लहंगा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उसे नया और शानदार लहंगा दिलवा सकूं। टोनी जादूगर ये सुनने के कुछ देर बाद कहता है,
बस इतनी सी बात, अभी हल कर देता हूँ तुम्हारी परेशानी को, चलो मेरे साथ। ये कहकर टोनी जादूगर सुनीता को अपने बगीचे में लेकर जाता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरी बिल्ली के लिए नई ड्रेस बना सकती हो तो क्या मैं बदले में तुम्हारी बेटी को एक सुंदर सा लहंगा नहीं दे सकता? तुम उसकी माँ हो तो उसके लिए जादुई लहंगा तुम अपने हाथों से ही बनाओ। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे इस जादुई बगीचे से तुम जितने चाहो उतने गुलाब के फूल तोड़ सकती हो और इन गुलाब के फूलों से तुम अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा लहंगा बनाना। मेरे बगीचे के गुलाब के फूल से जो भी लहंगा बनेगा वो जादुई होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी जादूगर। इसके बाद सुनीता टोनी जादूगर के जादुई बगीचे से ढेर सारे सुंदर सुंदर लाल गुलाब इकट्ठे कर लेती है और अपने घर जाकर अपनी बेटी के लिए उन गुलाबों से सुंदर सा लहंगा बनाने लगती है। और लहंगा बनाने के बाद वो अपनी बेटी को लहंगा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये तुम्हारे अरमानों जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को परी की तरह सुंदर सा लहंगा बनाकर दे सकूं। वो गुलाब का लहंगा देखकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो उछलने लगती है। वाओ, ये गुलाब का लहंगा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। अपनी बेटी की खुशी देखकर सुनीता भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद अनन्या अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई गुलाब का लहंगा पहनकर राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में जाती है। सभी लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। उसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वाह अनन्या, तुम्हारा गुलाब का लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुम इस जश्न में सबसे अलग लग रही हो। हाँ, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहन कर आऊंगी। ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है। कितना सुंदर है ना ये। तभी महल में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। अरे जल्दी चलो, राजकुमार के कमरे में आग लग गई है, भागो यहाँ से। ये सुनते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनन्या सोचती है, आज तो राजकुमार का जन्मदिन है और आज के दिन ही राजकुमार बुरी आग में फंस गए हैं। सिपाहियों को राजकुमार तक पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। काश मैं राजकुमार को आग के बीच से बचाकर ला पाती। इतना कहते ही अनन्या के कदम अपने आप ही राजकुमार के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अनन्या खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी और वो आग के बीच में से राजकुमार को सही सलामत बचाकर ले आती है। अनन्या को खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कैसे किया। इस बीच अनन्या और राजकुमार को आग की चिंगारी भी नहीं छूकर गई। ये सब अनन्या की माँ भी देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जादुई गुलाब के लहंगे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इतनी बहादुरी से अनन्या ने राजकुमार को बचाया। ये देखकर महारानी बहुत खुश हुई। इतनी साहसी लड़की को हमारे राजमहल की राजकुमारी का दर्जा मिलना चाहिए। आज तुमने हमारे राजवंश के चिराग को बुझने नहीं दिया। हम आज ही ये सबके सामने ऐलान करते हैं। जब अनन्या और राजकुमार विवाह योग्य हो जाएंगे, तब इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तब तक अनन्या और उसकी माँ हमारे राजमहल में ही रहेंगी। शुक्रिया महारानी जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया। ये तुम्हारा हक है अनन्या। तुम बहुत साहसी और निडर हो। हमारे महल को ऐसी ही रानी की जरूरत है। ये सब देखकर अनन्या की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी राजमहल की जिंदगी सपने में भी नहीं सोची थी। दोनों माँ बेटी राजमहल में ही बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब राजकुमार और अनन्या विवाह योग्य हो जाते हैं,
तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। इस तरह जादुई गुलाब के लहंगे की वजह से अनन्या और उसकी माँ की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है और अनन्या राजकुमारी बनकर हंसी खुशी राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के दो भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूंगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी। ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे। बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे, कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए, या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है, ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही है। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है। ये देखो, सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं। अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है,
लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको, वो कभी और आ जाएंगे। अभी तो हमें भी मंदिर जाना है। भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? ये बंदूक है, बंदूक। चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है? चल तू अपना मंगलसूत्र उतार। और तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए, जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्यपूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है। फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से भिड़ जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। भैया आज आपने तो हमारी जान बचा ली, अगर आज आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता? मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है। भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल? पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू, भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी मुझसे गलती हो गई, मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। चल थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। सालों पुरानी बात है, जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद
राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुंच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तहखाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तहखाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया
और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तान्या से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तान्या और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तान्या राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।